हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का ईबीएस के इस खूबसूरत से सेशन में। तो आज की क्लास आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज यहाँ पर हमने 15 प्रश्न लिए हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में बार बार ट्रेंड होते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल या वन है। ठीक है, यहाँ कभी कभी पूछा जाएगा कि वन भी है और जंगल, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर तोरंग का अर्थ जंगल या वन होता है। तो यहाँ पर झारखंड हो जाएगा, असम हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा। तो हम लॉक करेंगे ए ऑप्शन को कि झारखंड। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, झारखंड इसको बना दीजिएगा झारखंड। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए कि तोरंग का अर्थ जंगल या वन होता है, ऐसा कौन सा राज्य है, तो झारखंड लगाइएगा। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि जंगल को किस भाषा में तोरंग कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ से ऐसे आता है कि जंगल को किस भाषा में तोरंग कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आता है कि जंगल को किस भाषा में तोरंग कहा जाता है। अगर तोरंग का अर्थ जंगल या वन होता है तो जंगल को किस भाषा में तोरंग कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कुड़ुक भाषा में। क्या आ जाएगा? कुड़ुक भाषा। ये प्रश्न ट्रेंडिंग में होता है कि नहीं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जंगल को किस भाषा में तोरंग कहा जाता है, तो कुड़ुक भाषा में कहा जाएगा। और तीसरा प्रश्न बनेगा आपका कुड़ुक कहाँ की भाषा है, तो कुड़ुक है आपकी झारखंड की भाषा। क्लियर? जब भी ऐसे प्रश्न आए, तोरंग से प्रश्न आए, तो लॉक करिए आप झारखंड को। तो ये ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट दिया गया है पशु के बारे में और पशु को पहचानना है कि वो कौन सा पशु है। तो देखिए, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह कौन सा पशु है? स्लॉथ है, लंगूर है, चिंपैंजी है या फिर पैंडा है। तो किसकी बात किया जा रहा है कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु क्या है, ये भालू नहीं है। तो लॉक करिए ए ऑप्शन को कि स्लॉथ की बात किया जा रहा है। जब भी ऐसे प्रश्न आए कि भालू जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है, यह जो है दिन के लगभग 17 घंटे सोता है, यानी कि 24 घंटे में कितना घंटे सोता है, तो 17 घंटे सोता है। सबसे ज़्यादा आलसी, आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आलसी प्रवृत्ति का यह जानवर है। ठीक है, और कैसे सोता है, तो वृक्ष से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग ये 40 वर्षों तक जीवित रहता है। कितने वर्षों तक? 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो आपके मन में मतलब प्रश्न बनता है कि अगर ये 40 वर्षों तक जीवित रहता है तो क्या ये पेड़ों से उल्टा लटक कर ही रहता है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 40 वर्षों में 7 से 8 बार वृक्षों जो है से नीचे उतरता है। ठीक है, 7 से 8 बार, यानी कि 40 वर्षों तक ये जीवित रहता है और 40 वर्षों के जीवन काल में ये 7 से 8 बार ही वृक्षों से नीचे उतरता है। और अगर यह एक कदम चल ले तो 30 मिनट तक क्या करता है? आराम करता है। तो सोच लीजिए कि कितना जो है आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि यह कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मध्य और दक्षिण अमेरिका में। ये फैक्ट को आप नोट कर सकते हैं कि मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक, और सप्ताह में एक बार पेड़ से उतरता है। क्या करने के लिए? तो शौच करने के लिए सप्ताह में एक बार पेड़ों से उतरता है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है स्लॉथ के बारे में कि भालू जैसे दिखता है, सबसे आलसी प्रवृत्ति का है, ये ऐसा अगर स्टेटमेंट दिया जाता है तो लॉक करिए आप स्लॉथ को। प्रश्न नंबर 3 है कि रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक से सीटेट में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है क्योंकि सीटेट जो है रिपीटेड प्रश्नों को पूछता है। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना, अर्थात लगभग
4 मीटर लंबा होता है। ठीक है, 4 मीटर लंबा होता है, फुट की बात किया जा रहा है। इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे, जब तक कि यह पानी तक न पहुंच जाए। ठीक है, अपने यहाँ का क्या होता है, वो वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है और ये बात की जा रही है कि 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे, जब तक कि यह पानी तक ना पहुँच जाए। तीसरी विकल्प है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है, आबू धाबी में पाया जाता है। तो देखिए ए विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा एकदम सही, जो है कि 4 मीटर लंबा होता है। बी विकल्प है यहाँ पर कि इस वृक्ष की जड़ें ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई भूमि के नीचे, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। बी विकल्प राइट हो जाएगा। सी, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। सी भी यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, तो ए, बी और सी। ठीक, प्रश्न नंबर 4 है कि पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न डिजाइन के बाल आपको दिखाई देते हैं। पशुओं की जो त्वचा होती है उस पर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न पैटर्न के, विभिन्न डिजाइन के आपको बाल दिखते हैं। यह किस कारण से होते हैं? आप भेड़ को देखे होंगे, आप बकरी को देखे होंगे, गाय को देखे होंगे, तो उनके ऊपर जो बाल होते हैं उनकी देखो डिजाइन कैसी होती है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, ऐसा लगता है कि अजीब सी डिजाइन होती है। ये किस कारण से होती है? तो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है। ठीक है, उनकी यहाँ पर हो जाएगा, उनकी त्वचा पर बालों के कारण वो जो डिजाइन होती है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो उनके त्वचा पर जो डिजाइन होती है उसका मुख्य कारण क्या है, वो क्यों हो ऐसा होता है? तो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्ती प्रकाश के कारण होते हैं। तो इन सब विकल्पों को आप काट दीजिए। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उनके कारण होते हैं। जैसे मोटे पतले बाल होते हैं उनके हिसाब से उनकी त्वचा पर डिजाइन होती है। क्लियर? तो यहाँ पर ए विकल्प को हम लॉक करेंगे। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं करें हैं तो भाई लाइक कर दीजिए ईमानदारी से। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप वॉच कर सकें। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें हमने जो भी प्रश्न लिए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये सीटेट एग्जाम में नहीं पूछे जाते, क्योंकि जो भी प्रश्न हमने यहाँ पर टाइप किए हैं, लिए हैं, सारे प्रश्न सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो ये समझ लीजिए कि सीटेट एग्जाम में ईवीएस के सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, उसमें आप पास होना तय है आपका। तो नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग, पूछा गया है कि नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ठीक है, जब बांस की बात की जाए, ढालू छत हो, लकड़ी के मकान हो, तो इसका मतलब कि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तभी ढालू छत वाले लकड़ी के मकान बनते हैं। तो उड़ीसा, राजस्थान, लद्दाख और असम, तो राजस्थान में तो बारिश होती नहीं। ठीक है, मतलब बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ पर ऐसे बनाया नहीं जाएगा, और लद्दाख में भी नहीं और उड़ीसा में भी नहीं। तो लॉक करिए डी ऑप्शन की। असम की बात किया जा रहा है कि असम में बारिश क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं वो लकड़ी और बांस के खंभों पर धरती से थोड़ी सी ऊंचे अपने मकान बनाते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 6 है कि खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय, समूह कर सकते हैं आप, कि लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, गुड़। सबसे पहले तो देखिए इसमें आंवला है, पालक है, गुड़ है। ठीक है, आंवला, आलू और टमाटर। तो यहाँ पर आप लॉक करिए कि आंवला में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है और गुड़ में पाया जाता है। इसमें तीनों में आयरन जो है, यानी कि लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। प्रश्न नंबर 7 है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। मिर्च का उपयोग किस में किया जाता है? तो भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। अगर हमारे देश में आलू आया है, टमाटर आया है, मिर्च आया है, गोभी है, ये तो कहीं ना कहीं से आया हो गए, है ना। तभी तो इसको लाने वाले
कौन थे, कहाँ से आए थे, इसकी बात किया जा रहा है कि। और ऐसे प्रश्न बनता है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, या जो है यूरोपीय हमारे देश में कहाँ से लाए, तब भी आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। और ऐसे पूछा जाएगा कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे, तो दक्षिण अमेरिका से आए थे, है ना। दक्षिण अमेरिका को आप लॉक करिए। कैसा भी प्रश्न बने आप जो है प्रश्न को समझिए। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उसके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। जीवों को उसके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो जीवों को उसके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। तो विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, या फिर शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, या फिर कवक, शैवाल, जीवाणु और विषाणु। तो देखिए, जब कोरोना आया था, कोरोना क्या दिखाई देता है क्या, कोरोना दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता। तो क्या है, विषाणु है जो कि हवा में फैलता है, तो सबसे छोटा है वो। विषाणु क्या है, सबसे छोटा है। उसके बाद जो जीवों के द्वारा फैलता है वो हमारा जीवाणु हो गया। कवक, आपको पता ही है कि जो कवक होते हैं फफूंदे वगैरह, और शैवाल सबसे बड़ा होता है। तो ए विकल्प को हम लॉक कर देंगे कि विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल। तो जीवों के आकार में बढ़ते क्रम में यही है। सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है। सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है यहाँ पर। तो शेर हो गया, गिद्ध हो गया, हाथी हो गया, बाघ हो गया। तो लॉक करिए डी ऑप्शन को कि बाघ। प्रश्न नंबर 10 है कि किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है। अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पर्यावरण की समस्या के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, पर्यावरण की समस्या हो या फिर किसी बच्चे की समस्या हो, किसी अध्यापक की समस्या हो, जब बात की जाती है समस्या की तो सबसे जो महत्वपूर्ण विधि होगी वो होगी समस्या समाधान विधि। ठीक है, तो यहाँ पर सी विकल्प लॉक हो जाएगा, समस्या समाधान विधि। प्रश्न नंबर 11 है कि एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है, यानी कि पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर क्या है। अब घटक है, उत्पादक है, शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है। यहाँ पर तीसरा बात किया जा रहा है कि तीसरा पोषण स्तर क्या है। तो देखिए, शाकाहारी। उत्पादक का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे होता है। उत्पादक का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे होता है। और पेड़ पौधे को जो खाएगा वो होगा शाकाहारी। पेड़ पौधों को जो खाएगा वो होगा शाकाहारी। जैसे कि बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया। ठीक है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, है ना। जो उत्पादक में आपका पेड़ पौधे आते हैं और पेड़ पौधे को खाने वाले होते हैं शाकाहारी। और जो सबसे ज़्यादा जिसके पास ऊर्जा होगी वो होगा कौन, तो वो होगा मांसाहारी। तो यही तो आपका तीसरा पिरामिड हुआ। तीसरा पिरामिड क्या हुआ, वातावरण का तीसरा पिरामिड तो आपका यही हुआ ना कि जिसके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाए कि मांसाहारी। एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर होता है मांसाहारी। क्लियर। प्रश्न नंबर 12 है कि एक शिक्षक है वो शिक्षिका को कुछ बता रहा है कि एक शिक्षक शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक शिक्षिका को बता रहा है कि अगर बच्चों को पढ़ाने के दौरान, पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। उस बच्चे के ने क्या सीखा उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चा जिस क्लास में है आपको वहाँ से उस बच्चे ने कितना सीखा उस पर ध्यान देना चाहिए। बी विकल्प है, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए। केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थी गति पर ध्यान देना चाहिए। केवल
तो सबसे पहले तो यहाँ केवल वाला कट जाएगा कि केवल दो है जो है क्या है, निगेटिव फैक्ट है, तो यहाँ से आपका केवल कट जाएगा और अनदेखा ये भी आपका कट जाएगा। डी विकल्प है कि विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए, ये भी आपका कट जाएगा। कि बच्चे क्या होते हैं, एक समान बच्चे नहीं होते हैं, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो क्या करना चाहिए, उनको अनदेखा करना चाहिए कि जो पढ़ने में तेज बच्चे हैं उनको हम समझा दें, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको कुछ छोड़ो, वो पीछे बैठते हैं, उनको हमें कुछ देखना ही नहीं है कि क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है कि हंस रहा है कि कोई चित्र बना रहा है, उनको हमें देखना नहीं है। तो ये भी हमारा कट जाएगा। और केवल वाला तो फैक्ट हमारा हमेशा कटता है। और पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा करना चाहिए, ये भी कट जाएगा। कि पढ़ा दो भैया, बच्चों ने क्या सीखा हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है। तो सबसे एक जो शिक्षक और शिक्षिका होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जिस चैप्टर को पढ़ाया वो देखे, बच्चों से पूछे कि बच्चों ने उससे कितना सीखा। ठीक है, आपने पूरा 15 चैप्टर है वो आपने पूरा ख़त्म कर दिया और कभी नोटिस भी नहीं किया कि बच्चों ने क्या सीखा, तो उसका आपका पढ़ाना मतलब व्यर्थ है। और अगर थोड़ा ही पढ़ाओ और उसी में देखो कि बच्चा ने क्या सीखा, तो इसलिए यहाँ पर ए विकल्प लॉक हो जाएगा कि पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे ने कितना सीखा, उसकी गति कितनी है ना। प्रश्न नंबर 13 है कि किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर, यहाँ पर होना चाहिए भाई, गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे क्या कहते हैं। अगर पौधे और जीव जंतु गंभीर रूप से विलुप्त हो रहे हैं, है ना, तो किस कारण से विलुप्त हो रहे हैं। क्या संकटापन्न प्रजातियों के कारण से, दुर्लभ प्रजातियाँ, स्थानीय प्रजातियाँ, विलुप्त हो चुकी प्रजातियाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा जिसे कहते हैं रेड डाटा बुक, संकटापन्न प्रजातियों के कारण वो विलुप्त हो जा रहे हैं। ठीक, कि किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है उसे कहते हैं संकटापन्न प्रजातियां, है ना। प्रश्न नंबर 14 है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछना एक जो है साधन के रूप में उपयोग किया जाता है ध्यान खींचने के लिए, कि भैया प्रश्न कर लो, जल्दी जल्दी जाओ क्लास में और प्रश्न कर लो, सारे बच्चों का ध्यान आपके ऊपर आ जाएगा। क्या इसके लिए प्रश्न किया जाता है, या फिर नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कि नियम है, हमारा नियम है कि हम प्रश्न पूछेंगे। क्या इसके लिए प्रश्न पूछा जाए कि कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, या फिर अनुशासन को बनाए रखने के लिए, कि एक प्रश्न कर लें, फटाफट दो डंडे मार दें, बस बच्चे एकदम शांत हो जाएंगे। क्या इसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका कट जाएगा, ए भी कट जाएगा और ए भी कट जाएगा। यहाँ पर सी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, कि अगर आप जो है छोटे छोटे प्रश्न करते हैं तो उससे बच्चों में जिज्ञासा आएगी कि हम इसका आंसर बता लेंगे, वो दूसरे दिन पढ़ के आएंगे। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ाते हो या फिर आप बोल दोगे कि इस चैप्टर को आप पढ़ के आना और उसमें से प्रश्न पूछते हो, तो बच्चों में जिज्ञासा रहेगी कि हम तो बता लेंगे, है ना। सी विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक हैं। 6 विषयों की बात की जा रही है, 6 थीम कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है, तो 6 थीमों में से एक है प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, और पदार्थ। तो बी विकल्प लॉक हो जाएगा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये तो आपको समझ आया कि थीम कितने होते हैं, 6 होते हैं। थीम कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कौन कौन से, परिवार एवं पास पड़ोस, ठीक है, परिवार एवं पास पड़ोस, आश्रय, भोजन हो गया, पानी हो गया, यात्रा हो गया, और चीज़ें जो हम कैसे बनाते हैं करते हैं, ये हो गया, है ना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बहुत सारी लेते आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।